द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारे संविधान में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो ढांचा बनाया गया है वो कितना सही है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो केंद्रीय सवाल है वो स्रोत सामग्री से ही निकला है। क्या भारत की एकता और प्रशासनिक जरूरतों के लिए ये ढांचा एक मजबूत और व्यवहारिक व्यवस्था है, या फिर ये संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म की आत्मा को कहीं न कहीं कमजोर करता है और सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में दे देता है? मेरा मानना तो ये है कि ये व्यवस्था भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए और देश को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। और मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि ये ढांचा राज्यों की स्वायत्ता की कीमत पर केंद्र को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देता है। देखिए, मेरा पक्ष बहुत साफ है। संविधान का पहला ही अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यह शब्द बहुत बहुत सोच समझकर चुना गया था। इसका सीधा मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 3 संसद को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का आकार घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम तक बदल सकती है। अब कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में यह एक बहुत बड़ा लचीलापन है। इसीलिए तो भारत के लिए कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यह सुनने में जितना एकेडमिक लगता है उतना ही क्रांतिकारी भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के नक्शे पर खींची गई राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीरें नहीं हैं। और इसी तरह यूनियन टेरिटरीज का बनाया जाना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जैसे अंडमान का सामरिक महत्व, दिल्ली की प्रशासनिक भूमिका या पुदुचेरी की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना। ये कोई मनमानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था है। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, पर मैं इसे लचीलापन नहीं बल्कि केंद्र का लगभग असीमित अधिकार मानती हूँ। ये ढांचा संघवाद की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें केंद्र और राज्य बराबर के भागीदार होते हैं। अगर हम अनुच्छेद 3 की ही बात करें तो किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए जो बिल लाया जाता है उस पर राज्य की विधानसभा की राय को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। ये तो सीधे सीधे राज्यों की स्वायत्ता और कह सकते हैं कि उनके अस्तित्व पर ही हमला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संसद ये सब एक साधारण बहुमत से कर सकती है, जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। इसके लिए उस जटिल 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है जो संविधान के बाकी हिस्सों को बदलने के लिए यानी अनुच्छेद 368 के तहत जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में एक पूरे राज्य का अस्तित्व मिटाना संविधान में एक मामूली बदलाव करने से भी ज्यादा आसान है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने हाल ही में देखा, जम्मू कश्मीर को एक राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना। और जहां तक यूनियन टेरिटरीज की बात है, उन पर केंद्र का जो सीधा नियंत्रण है, खासकर दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां अपनी चुनी हुई सरकार भी है, वो लोकतंत्र को हर दिन कमजोर करता है। अनुच्छेद 239A के तहत उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच शक्तियों का जो ये दोहरा नियंत्रण है वो लगातार टकराव और प्रशासनिक गतिरोध के अलावा कुछ नहीं देता। चलिए अनुच्छेद 3 की शक्ति पर ही रहते हैं। आप इसे केंद्रीय आधिपत्य की तरह देख रही हैं, लेकिन मैं इसे इतिहास के नजरिए से देखता हूं। इस शक्ति का इस्तेमाल ज्यादातर देश हित में ही हुआ है। आप देखिए, आजादी के बाद धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया था। लेकिन जब लोगों की मांग बढ़ी तो इसी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस व्यवस्था ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक सुरक्षित रास्ता दिया। बाद में फजल अली आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही माना, भले उन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया हो। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कठोर नहीं है, बल्कि समय और जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। ये देश को जोड़ने की शक्ति है, तोड़ने की नहीं। हाँ, लेकिन आप जिसे लचीलापन कह रही हैं, क्या वो असल में केंद्र सरकार के हाथ में एक राजनीतिक हथियार नहीं बन गया है? आप पुराने उदाहरण दे रही हैं, पर क्या हम जम्मू कश्मीर के मामले को अनदेखा कर सकते हैं? उसी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके एक पूरे राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया।
क्या आप सच में मानती हैं कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत थी, न कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला? जब आप एक राज्य के भविष्य का फैसला करते हैं और उस राज्य की विधानसभा की राय को सुनने के बाद भी उसे रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं, तो ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक कैसे हुई? ये तो संघवाद के उस सिद्धांत का मजाक उड़ाना है जिसमें केंद्र और राज्य पार्टनर होते हैं, मालिक और गुलाम नहीं। मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन संविधान बनाने वालों की सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को किसी भी क्षेत्रीय पहचान से ऊपर रखा था। उनका मानना था कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो राज्यों की स्वायत्ता का क्या मतलब होगा। अनुच्छेद 3 में राज्यों से परामर्श की प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है ताकि उनकी बात सुनी जा सके, लेकिन अंतिम फैसला संसद को ही लेना होता है, क्योंकि संसद किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक संतुलन साधने की कोशिश है और मेरे हिसाब से ये संतुलन देश की अखंडता के पक्ष में सही तरह से झुका हुआ है। मैं संतुलन शब्द पर आपसे असहमत हूँ, क्योंकि जब हम दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं तो ये संतुलन एक तरफा झुकावा लगता है। वहाँ तो चुनी हुई सरकार के हाथ में मतलब कुछ भी नहीं है। क्या ये संघवाद का सही संतुलन है? आपकी बात कि अनुच्छेद 3 देश को जोड़ता है अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जब इसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक राज्य का दर्जा ही छीन लिया जाए और उसे केंद्र के सीधे नियंत्रण वाला प्रदेश बना दिया जाए, तब इस शक्ति का असली चेहरा सामने आता है। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। जरूर। इति दिल्ली का मामला खास है। वो कोई आम राज्य नहीं है, वो देश की राजधानी है। यहाँ संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे देशों के दूतावास हैं। तो ऐसे में यहाँ की सुरक्षा, जमीन और पुलिस व्यवस्था पर केंद्र का विशेष नियंत्रण होना न केवल तार्किक है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। बालकृष्ण समिति ने भी यही सिफारिश की थी कि दिल्ली को विधानसभा तो दी जाए, लेकिन उसका जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है उसे बनाए रखा जाए। ये एक व्यावहारिक समाधान है। हर यूनियन टेरिटरी की अपनी एक खास वजह है। अंडमान और लक्षद्वीप का सामरिक महत्व, पुदुचेरी की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान। सबको एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर केंद्र सरकार कल ये तय करे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और इसे 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए और वहां की विधानसभा की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। क्या ये संवैधानिक रूप से संभव है? हाँ, बिल्कुल है। क्या ये लोकतांत्रिक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं। आपका दिल्ली का तर्क भी विरोधाभासी है। एक तरफ आप विधानसभा बनाकर लोकतंत्र का दिखावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतिम शक्ति उपराज्यपाल के हाथ में दे देते हैं, जो केंद्र सरकार का एक एजेंट है और जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। और 2021 में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन कानून लाया गया, वो तो चुनी हुई सरकार को और भी शक्तिहीन बना देता है। वो साफ कहता है कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? मुझे ये बात हमेशा से बहुत अजीब लगती है कि हम एक तरफ लोगों को वोट देने का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ उस वोट से चुनी हुई सरकार के हाथ पैर बांध देते हैं। लेकिन 2021 का संशोधन भी संसद ने ही पारित किया है, जो पूरे देश की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पुदुचेरी में भी यही व्यवस्था है और वहां भी समय समय पर चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था ही गलत है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, ताकि जो स्थानीय राजनीति है वो राष्ट्रीय हितों पर हावी ना हो सके। पर ये चेक एंड बैलेंस नहीं, ये तो दोहरा नियंत्रण है जो सिर्फ गतिरोध पैदा करता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ कहा था कि उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह और सहायता पर काम करना होगा, सिवाय 3 आरक्षित विषयों के। लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 में कानून बदलकर उस फैसले के असर को ही खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि केंद्र अपनी शक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता। ये व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही को कैसे मजबूत कर सकती है? ये तो लोकतंत्र का एक भ्रम पैदा करता है, जहां शक्तियां तो दिखती हैं लेकिन अंतिम अधिकार नहीं होता। चलिए इस बहस के मूल पर आते हैं। राज्यों का संघ का असली मतलब क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा, संविधान का अनुच्छेद 1 बहुत स्पष्ट है। संघ अविनाशी है, राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और संसद की राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति इसी अविनाशी संघ के सिद्धांत को मजबूत करती है।
कमजोर नहीं। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि देश की एकता किसी एक राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रावधान की वजह से समय के साथ नए राज्य बने हैं और देश की एकता बनी रही है। मैं राज्यों का संघ की आपकी व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि राज्य सिर्फ केंद्र की प्रशासनिक इकाइयां हैं जिन्हें केंद्र जब चाहे जैसे चाहे बदल दे। संघवाद का मतलब शक्तियों का बंटवारा और आपसी सम्मान होता है। यहाँ तो केंद्र के पास राज्यों की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान को एक तरफा बदलने की शक्ति है, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी विरोधाभास है। 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति इतनी भी असीमित नहीं है कि वो भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे दे। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये कितनी अजीब बात है कि संविधान एक राज्य को बाहरी शक्ति से तो बचाता है, लेकिन अपनी ही केंद्र सरकार की शक्ति से नहीं। यानी संसद भारत का कोई हिस्सा पाकिस्तान या बांग्लादेश को आसानी से नहीं दे सकती, लेकिन भारत के ही एक राज्य को मिटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, वो भी एक साधारण बहुमत से। ये संघवाद की भावना के साथ एक धोखा है। आज के इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखता है। अनुच्छेद 3 और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था कोई खामी नहीं, बल्कि इस ढांचे की एक खासियत है। ये देश को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालने के लिए जरूरी लचीलापन देती है। ये एक व्यावहारिक नजरिया है जिसने पिछले 75 सालों से भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी उतना ही साफ है कि यही ढांचा केंद्र को बेहिसाब शक्तियां देता है, जो राज्यों की स्वायत्तता और संघवाद के सिद्धांतों के लिए एक गंभीर चुनौती है। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, जिसमें राज्य की राय का कोई वजन नहीं है, और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक सरकार को शक्तिहीन बनाने की कोशिशें, ये सब इस पर गंभीर सवाल उठाते हैं कि क्या शक्ति का संतुलन बहुत ज्यादा केंद्र की ओर झुक गया है। ये संघवाद की भावना को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। इन दोनों नजरियों पर सोचने से ही इस विषय की जटिलता और गहराई समझ में आती है। ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। इसमें इतिहास, राजनीति और कानून की कई परतें हैं। बिल्कुल, स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर बात हो सकती है, और अंत में कोई भी निष्कर्ष निकालना हमारे श्रोताओं के अपने विवेक पर ही निर्भर करता है।